क्योंकि तुमसे जुड़ी कोई भी चीज़ मैं किसी से बांट नहीं सकता। और कल सुबह पंडित जी तुम्हारी बनाई मूर्ति लेकर यहाँ आ जाएंगे। वो तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में आने के बाद बनाई पहली मूर्ति है, तो उसे तो यही होना चाहिए ना। वंश बोला। आपका की नज़रें गर्दन से दूसरे पार्ट पर जाती है, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा फूला था, जो कि आर्टिफिशियल कलरफुल फ्लावर से डेकोरेशन था। और खुले के सामने एक बड़ा सा फाउंटेन था, जिस पर कलरफुल लाइट्स थी, जो इस रात में और भी ज़्यादा जगमगा रही थी। फिजाओं में फैली फूलों की खुशबू, रोज पेटल्स, बबल्स, आर्टिफिशियल बर्फ, ठंडी तेज हवाएं माहौल को बहुत ही रोमांटिक और खूबसूरत बना रही थी। अब तक आपका ने भी जो चेंजेस देखे वो सब आपका के पसंद के थे। आपका वंश को देखती उसकी आंखें नम थी। आपका की आंखों की नमी देख वंश की आंखें छोटी हो जाती है। वंश आपका के चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है। आपका तुम्हारी आंखें मुझे शरारतें करती हुई अच्छी लगती हैं, मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, गुस्सा करते हुए भी अच्छी लगती हैं। वंश से बोलते हुए उसकी आंखों की नमी अपने होठों से पी लेता है और उसकी आंखों में खो सा जाता है। तुम्हें पता है आपका, मुझे तुम्हारी आंखें सबसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। वंश आगे बोला। कब? आपका ने पूछा। जब तुम्हारी आंखें मुझ पर ठहर सी जाती हैं, जब तुम्हारी आंखें मुझ पर बेपनाह प्यार बरसाती हैं, जब तुम कुछ नहीं करती तो तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का सारा हाल बयां कर जाती हैं, और जब मैं इनमें झांकता हूँ तो तुम्हारी आंखें शर्म से झुक जाती है। वन सबका शर्माते हुए अपनी पलकें बंद कर लेती है। वन सबका की आंखों पर एक बार फिर चूमता है। इस पल में मेरी आपसे यही दुआ है भगवान से, जो प्यार, जो रिश्ता आपने मुझे सौगात में दिया है, इसे मुझसे मेरे जीते जी कभी जुदा मत करिएगा। अब का मन में बोल अपनी आंखें खोल जब आसमान की ओर देखती है तो उसे एक टूटता तारा नजर आता है। आपका जैसे ही आसमान में टूटता तारा देखती है, टूटता तारा देखते ही आपका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। जब वंश ने देखा आपका की नज़रें उस पर ना होकर कहीं और है, तो वंश आपका की नज़रों का पीछा करता है। वंश आपका को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और अपना सिर आपका के कंधे पर रख लेता है। आपका जब वंश को खुद के इतने करीब महसूस करती है तो आपका की तो धड़कने ही रुक जाती है। वंश अपनी नाक आपका की गर्दन पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता आपका की खुशबू को फील करता है। वंश के ऐसा करने से जब वंश की सांसें आपका की गर्दन को स्पर्श करती है तो आपका सिहर सी जाती है। वंश आपका के कानों के करीब अपने होठ को ले जाकर धीरे से कहता है, अंदर चले। आपका ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, और वंश और आपका एक दूसरे का हाथ थामे अंदर की तरफ चले जाते हैं। वंश और आपका जब गार्डन एरिया क्रॉस करते हैं तो आपका देखती है कि आगे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, जिस पर कुछ बबल्स और कुछ और भी स्विमिंग टॉयज थे, क्योंकि वत्सल को भी स्विमिंग करना बहुत पसंद था और ट्रेनिंग के बाद से तो वो काफ़ी अच्छी स्विमिंग करने लगा था। वत्सल को ट्रेनिंग लेते लेते 4-5 महीने से ज़्यादा हो गया था, जिससे वो काफ़ी कुछ सीख गया था और अपनी उम्र के बाकी बच्चों से वो मेंटली फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग था। वंश सौरभ का जब विला के दरवाजे तक पहुँचे तो वंश सबका हाथ छोड़ देता है, क्योंकि अनामिका, राध्यास था और नकुल तीनों दरवाजे पर ही खड़े थे। वत्सल भी वहीं खड़ा था, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आपका से छिपने की कोशिश कर रहा हो। आस्था के हाथ में आरती की थाल होती है। आस्था डरते डरते आपका से पूछती है, आपका दीदी, अगर आपको बुरा न लगे तो हम आपका समझ गई थी कि आस्था उससे क्या कहना चाहती है। आपका मुस्कुराते हुए आस्था के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती, हाँ आस्था, पूरे हक से इस घर का हिस्सा हो तुम। वंश अपने फ़ोन पर बिजी था। फिर आपका वत्सल की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए वत्सल को अपने पास बुलाती है, वत्सल बच्चा, मम्मा के पास आओ। वत्सल ने जब आपका कहा आस्था मुस्कुराता चेहरा देखा तो तुरंत मुस्कुराते हुए आपका के पास आ जाता है और आपका उसे अपनी गोद में उठा लेती है और आस्था को आंखों से इशारा करती है। आपका का इशारा मिलते ही आस्था तीनों की आरती उतारती है। वंश अभी भी फ़ोन पर बिजी था। आस्था आपका और वत्सल के माथे पर तिलक लगा देती है, पर जब आस्था वंश को तिलक लगाने लगती है तो वंश उसे घूरने लगता है, जिससे वह वंश को टीका नहीं लगाती। वैसे भी वंश के सामने खड़े होने से पहले ही आस्था की हालत ख़राब हो गई थी और वंश का सामना करने से हालत किसी और की भी ख़राब हो रही थी, और वो
थी आराध्या और अनामिका। बेशक वो दोनों आपका की बेस्ट फ्रेंड थी, पर देवांश वाधवा के सामने खड़े रहने से वो सिर से लेकर पाँव तक काँप रही थी। आस्था हल्दी का पानी थाला आपका के सामने करते हुए कहती है, आपका दीदी, अब आप इस पानी में अपना हाथ रखकर अपने हाथों की छाप इस दीवार पर लगा दीजिए। तो आपका अपने दोनों हाथों की छाप दीवार पर लगा देती है। तभी असले जल्दी से बोलता है, मामा मैं भी छाप लगाऊंगा। तो आपका उसे हाँ में इशारा करती है, जिसके बाद असले भी उस अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने हाथों की छाप दीवार पर लगा देता है। आपका अपनी तिरछी नज़रों से एक बार वंश की तरफ देखती है, जो पूरी तरह से अपने फ़ोन पर घुसा हुआ था, जिसे देख आपका बुरी तरह से चिढ़ गई थी। आपका मन ही मन चिढ़ते हुए कहती है, फ़ोन पर तो ऐसे घुसे पड़े हैं जैसे मैं नहीं फ़ोन इनकी बेबी हो। अब भला दीवांश वाधवा मुझ पर क्यों अपनी नज़र डालेंगे? मैं तो घर की मुर्गी जो बन गई हूँ ना, जो बिल्कुल दाल के बराबर होती है। मैं कहीं जा तो सकती नहीं हूँ, जानते हैं ना ये अब शादी जो हो गई है हमारी, कोई प्यार व्यार नहीं करती है मुझसे, सब दिखावा है दिखावा। आपका गुस्से में मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी। आज था आप ज़मीन पर चावल का कलश रख देती है और उसके आगे आलते की थाल रखते हुए आपका से कहती है, दीदी अब आप जल्दी से ये कलश गिराकर इस आलते की थाल पर पाँव रखकर जल्दी से अपने घर के अंदर आ जाइए हमेशा हमेशा के लिए। और आपका अपने दाएं पैर से कलश गिराकर आलते की थाल पर पाँव रखते घर के अंदर आ जाती है। और घर के अंदर आते ही आपका अपने दोस्तों के साथ पास जाने लगती है। तभी नकुल वंश के पास आकर कहता है, सर जैसा आपने बोला था सर, कार रेडी कर दी है। नकुल की बात सुनकर आपका अचानक से पीछे मुड़ती है और वंश से पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं? वंश आपका की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैं नहीं मिसेज वाधवा, आपकी दोस्त जा रही है दर्शित के होटल, वहाँ उनके रहने से सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। ये बोलते हुए वंश आपका की गोद से वस्तली को ले लेता है, जो कि कब का उसकी गोद में जाते ही सो चुका था। अब का वंश से कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि वंश ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था, क्योंकि वंश वत्सल्य को लेकर वहाँ से जा चुका था। वंश को वहाँ से जाते देख आपका खुद से ही गुस्से में बड़बड़ाती हुई कहती, ये क्या बात हुई, मेरी दोस्त होटल में क्यों रहेगी? वंश की बात सुनकर अनामिका और आराध्या चैन की सांस लेती है, क्योंकि वो खुद भी यहाँ कंफर्ट फील नहीं कर रही थी, लेकिन दर्शित के होटल में जाने का सुनकर ना जाने क्यों अनामिका को बेचैनी हो रही थी और आराध्या की धड़कनें बढ़ा देती है। नकुल अनामिका और आराध्या के पास आकर बहुत ही पोलाइट वे में कहता है, मैम चलें। नकुल की बात सुनकर आपका नकुल को घूर कर देखती है और गुस्से में कहती है, अरे ऐसे कैसे चलें, कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर आपका चहकते हुए कहती है, और वैसे भी मैंने मोच अबान आपका भैया, कुल भैया, प्रतिष्ठा भाभी, प्रथा भाभी, आसमा और वंश के दोस्तों को भी बुलाया है। हम सब आज पूरी रात बहुत मस्ती करेंगे। जिस पर नकुल कहता है, मैम 15 मिनट पहले वो सब लोग आए थे। नकुल की बात सुनकर आपका नकुल को अपने आंखें छोटी करके देखती है और नकुल से पूछती है, आए थे से तुम्हारा क्या मतलब है? नकुल, और अब कहाँ है वो लोग? नकुल सिर झुका कर रिप्लाई करता है, मैम गार्ड्स ने उन्हें गेट से ही वापस भेज दिया, बॉस के आर्डर है, उनकी परमिशन के बिना कोई भी आ नहीं आ सकता। नकुल आगे कहता है, आपको तो पता ही है मैम, सिर्फ त्रिश सर को ही परमिशन है किसी भी वक्त यहाँ आने की, उनके अलावा जो भी यहाँ आने चाहे वो बॉस की परमिशन के बिना नहीं आ सकता। ये बोल नकुल वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे राधा और नौका भी चली जाती है। आपका जिस रास्ते वंश गया था उस तरफ देखते हुए गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, इस वेम्पायर को तो मैं अब छोड़ने वाली नहीं। शादी हुई 1 दिन नहीं हुई बीता और ये तो अभी से अपनी प्रॉमिस तोड़ने लगे। इतना बोल आपका अपने फ्लोर की तरफ चली जाती है। आपका जा ही रही होती है कि वंश झटके से आपका को अपनी तरफ खींचता है और दीवार से सटाते हुए खड़ा कर देता है। वंश आपका की आंखों में देखते हुए मधुसी में कहता है, तुम जानती हो मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम्हें एहसास भी नहीं है अब कहा कि मेरे लब तरस रहे तुम्हारे लबों को स्पर्श करने के लिए। ये बोल वंश आपका की नथ उतारता है और अपने प्यासे होठ आपका के कांपते होठों पर रख उसे पैशनेट किस करने लगता है। वंश ने सब इतनी जल्दी किया था कि आपका कुछ भी रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और आपका वंश के सीने पर मारने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। शादी तो आज किसी और की भी हुई थी, आज किसी और के सपने भी हकीकत में ढले थे।
कोई और भी था जो अपने मन में हजारों उम्मीद जगाए अपना घर छोड़ एक नए घर को अपनाने चली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईशानी की। ओबेरॉय मैंसन, ओबेरॉय की कार्स उनके बंगलों के बाहर रुकती है। सब लोग एक एक कार से उतरते हैं, पर यहाँ मौजूद किसी भी शख्स के चेहरे ना ही कोई एक्साइटमेंट नज़र आ रहा था और ना ही कोई खुशी नज़र आ रही थी। कोई बैंड वाला नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई रौनक तक नहीं थी यहाँ, जो यहाँ से जाते वक्त सबके चेहरे पर थी। कुछ तो था जो बस सूनापन और खामोशियाँ। ऐसा नहीं लग रहा था कि आज यहाँ किसी नई नवेली दुल्हन का गृह प्रवेश हो। प्रस्तुति जी, नीलिमा जी उनके घर काम करती थी। उनके पास जाकर उससे कहती है, नीलिमा बेटा जाओ और जाकर आरती का थाल लाकर काशी को दे दो। नीलिमा कहती है, जी बड़ी माँ, मैं अभी लाती हूँ। ये बोल नीलिमा वहाँ से जाने लगती है तो काशी उसे रोकते हुए धीरे से कहती है, नीलिमा तू रहने दे, मैं आरती का थाल तैयार कर लूँगी। तू ऐसा कर, तू कुछ हल्का फुल्का डिनर बना दे जल्दी से, किसी ने कुछ खाया भी नहीं, मैं सबके कमरों में ही खाना भिजवा दूँगी। फिर काशी और नीलिमा घर के अंदर चले जाते। एकलव्य देख सकता था प्रस्तुति जी, पुरुषोत्तम जी और हर्षवर्धन जी के चेहरे की उदासी। एकलव्य ने उनके चेहरे पर उदासी तो पहले देखी भी थी, पर आज वो उन्हें धीरे टूटते हुए देख रहा था। एकलव्य कैसे ना फील करता ये खालीपन, वो भी अपने अंदर ये खालीपन महसूस कर रहा था, अपने अंदर एकलव्य मन ही मन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।